Hi friends, welcome to EduTap. So in this session, we are going to discuss some more important MCQs on accountancy for upcoming UPSC EPFO examination. तो फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. So friends, in the EPFO EO AO 2021 examination, 116 selections were from EduTap, and we are again ready for the upcoming APFC and EO AO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. So let's start by taking a look at the homework question. और एक क्वेश्चन था dash are possible obligations whose existence will be confirmed by uncertain future events that are not wholly within the control of the entity. और ऑप्शंस थे provision liability, contingent liability और none of the above. तो my dear friends, clearly यहाँ पे आपको contingent liability की definition दे रखी है. तो contingent liabilities आपके पास वो liabilities होती है जो कि अभी presently आपकी liability नहीं है, but in future it can become your obligation depending on some future uncertain event जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है. जैसे आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा है, अब आपको नहीं पता आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा, तो आप इसे एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे. बैलेंस शीट में तो नहीं, बट बैलेंस शीट के नीचे एक नोट में आप इसे शो कर सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हमारी ये लायबिलिटी भी अराइज हो जाए. ओके, सो यू आर गोइंग टू टर्म इट एज योर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. So let's start with the first question. The portion of the acquisition cost of the asset yet to be allocated to the profit and loss account is known as. Options are book value, accumulated value, realizable value और salvage value. Okay, यहां पे हमें चूज करना है कि क्या करेक्ट आंसर होने वाला है. तो यहां पे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज मैंने एक एसेट खरीदा ₹1 लाख का, और इसकी जो लाइफ है इट इज गोइंग टू बी 10 इयर्स, और हर साल मैं इसे 10,000 राइट ऑफ करने वाला हूं एज पर दी स्ट्रेट लाइन मेथड. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो मैंने चार्ज किया इट इज ₹10,000, and ultimately the balance is going to remain ₹90,000, and this is going to be referred to as my book value. Okay, the value at which the machinery is going to appear in my books of accounts is basically my book value. तो उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो अमाउंट बचा इट इज 90,000 which is my book value, and this 90,000 is going to be allocated in the profit and loss account. इसको हम हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगले 9 सालों में राइट ऑफ करेंगे. 10,000 हर बार हम यहां पे राइट ऑफ करने वाले हैं, एंड दिस अमाउंट इज टेक्निकली रेफर टू एज द बुक वैल्यू. और यही चीज आपको इस सवाल में पूछी जा रही है कि आपके एक्विजिशन कॉस्ट का वो पोर्शन जिसे आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एलोकेट नहीं किया बट फ्यूचर में करेंगे. तो 90,000 हमारा वो पोर्शन है जिसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला बट फ्यूचर में डालेंगे, एंड दिस इज बेसिकली रेफर टू एज माई बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी. तो करेक्ट आंसर इजीली आप मार्क कर सकते हैं. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. Coming to the next question, the balance of the petty cash is. Options are expense, income, asset और liability. So my dear friends, हमारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हो सकता है कि हमारे पास दो कैशियर हो, एक हेड कैशियर हो और एक पेटी कैशियर हो. पेटी कैशियर क्या करेंगे, वो छोटे छोटे खर्चे जो हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं. तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत से छोटे खर्चे होते हैं. कभी चाय लेकर आ रहे हैं, पकौड़े लेकर आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, कभी कभी पोस्टेज का खर्चा हो रहा है, कभी कोई पेन आ रहा है. तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे जो है ना, वो सब पेटी कैशियर की जिम्मेदारी हो जाती है. जो हेड कैशियर होते हैं वो महीने के शुरू में जो पेटी कैशियर हैं उनको 10,000 रुपए लेट सपोज पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि पूरा महीने जो हमारे बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे होंगे, चाहे समोसे वाले खर्चे होंगे, स्टेशनरी वाले छोटे मोटे खर्चे होंगे, वो आप इनसे कर लेना. ठीक है, और महीने के एंड में लेट सपोज इनका बैलेंस जो बचा वो 1500 का बचा, तो फिर महीने के एंड में इनका 1500 का बैलेंस बचा हुआ है, और यहाँ पे जो हेड कैशियर है उनको एक्स्ट्रा 8500 और पकड़ा देंगे, और फिर उनके पास 10,000 हो जाएंगे जिससे वो अगले महीने के खर्चे कर लेंगे. तो हमारे पास जो पेटी कैश का बैलेंस है, शुरू में 10,000 था, फिर 1500 हो गया और दोबारा से 10,000 भी हो गया. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, क्या ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है? देखो, ये जो पेटी कैश है ये अल्टीमेटली है तो हमारा एसेट ही ना. ये 10,000 है तो हमारा कैश ही, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है. हालांकि ये कैश छोटे मोटे खर्चों के लिए रखा हुआ है, बट अल्टीमेटली दिस इज अवर एसेट जिसको हम बाद में यूज करेंगे अपने खर्चों के लिए. सो दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी योर एसेट ओनली. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ऑप्शन नंबर सी एसेट होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेल रेवेन्यू आर ₹4 lakh, cost of goods sold is 3,10,000 and operating expenses are ₹60,000,
देन ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी, ऑप्शंस आपको यहां पे दे रखे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज योर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लेना देना नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर आपको यहां पे दे रखी है, एंड दिस इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू गाइस, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सवाल से। सिंपली सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कीजिए, 4 लाख माइनस 3 लाख 10,000 आप कीजिए, और 90,000 का आपका यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर आई होप इजीली आपने पकड़ लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sales are rupees 2000 and the rate of gross profit on cost of goods sold is 25%, then the cost of goods sold is going to be, let's suppose cost of goods sold is rupees x. okay, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करिए, मेरे हिसाब से द बेस्ट तरीका है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को x मानो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो अगर x है तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 0.25x हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो देखो अगर मैं ये चीज यहां पे लिखूं, सेल मेरी 2000 है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि x, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.25x। तो अब इसे मैं सॉल्व करूं x के लिए, 2000 इज इक्वल टू 1.25x, और अगर मैं x की वैल्यू यहां पे निकालने की कोशिश करूं 2000 डिवाइडेड बाय 1.25, अगर मैं इसे लिखूं तो आपका आंसर जो है यहां पे आपको निकालने की कोशिश करनी है, क्या निकल कर आएगा। इसे मैं किससे काट सकता हूं, 25 से काटता हूं और फिर यहां पे 5 से काट लेता हूं, तो x की वैल्यू मेरी 1600 निकल कर आ गई। x की वैल्यू मेरी 1600 निकल कर आ गई, सो माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गोइंग टू बी 1600, और 1600 का अगर आप 25% करते हैं तो इट इज 400। 400 मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, और इन दोनों का टोटल आपका आपकी सेल के बराबर यहां पे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना था, और आंसर भी आपने बिल्कुल सही मार्क कर लिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now coming to the next one, Amit Limited purchased a machinery on 1st January 2009 for rupees 1,20,000. Installation expenses were rupees 10,000. Okay. On 1/7/2009, repairs were incurred to the extent of rupees 2,000. Depreciation is provided under straight line method at 10%. Annual depreciation is going to be. तो आपने मशीनरी खरीदा 1,20,000 का, और आपने इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया विच इज अगेन गोइंग टू बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द मशीनरी, इसकी कॉस्ट में ही ऐड करेंगे, तो 1,30,000 इसका टोटल कॉस्ट यहाँ पे बन गया, और इस पे आपको डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज करना है। जो रिपेयर एक्सपेंसेस आपने इनकर किए, ये आपके रिपेयर एक्सपेंसेस रूटीन नेचर के होते हैं, इसे कैपिटलाइज नहीं करते हैं, इसे मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं, इसे पूरा का पूरा डायरेक्टली P&L में ले जाते हैं। तो आपका डेप्रिसिएशन 10% लगने वाला है 1,30,000 के ऊपर। सो दिस इज गोइंग टू कम आउट टू हाउ मच, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है, 13,000 निकल कर आएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर ए। And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. So my dear friends, next question हमारे पास है, rupees 2,500 spent on the overhaul of a machine purchased second hand is going to be. Options are capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, or none of the above. So example से समझते हैं, let's suppose आपने एक second hand बाइक खरीदी, और वो बाइक लेट्स सपोज आपने खरीदी है 12,500 की, वो 12,500 की बाइक आपको मिल गई, बट आपने देखा ये बाइक जो है ना अभी प्रॉपर अच्छे से यूज करने लायक नहीं है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा अरे इसके तो जो ब्रेक्स है वो बिल्कुल जा चुके हैं, वो नए डालने पड़ेंगे, इसका इंजन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें आपने कुछ हो सकता है कुछ नया डलवाया, तो काफी खर्चा आपने किया इसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लेकर आने के, ताकि आप अच्छे से इसे एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सके। और लेट्स सपोज आपने यहाँ पे इस पे 2,500 खर्चा और कर दिया, और अगर मैं आपसे पूछूं ये सेकंड हैंड बाइक आपने ली, आपको कितने की पड़ी, आप कहेंगे ली तो 12,500 की थी, बट इसको प्रॉपर एफिशिएंट यूज करने के लिए मैंने 2,500 का खर्चा और किया, और कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये मुझे 15,000 की पड़ी है। ओके, तो अगर मैं सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहा हूं और उसे यूजेबल वर्किंग कंडीशन में लेकर आने के लिए, ताकि मैं उसे प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकूं, कोई खर्चा कर रहा हूं, ये खर्चा आपकी मशीनरी की कॉस्ट में ही इंक्लूड होना चाहिए। दिस हैज टू बी इंक्लूडेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इटसेल्फ।
तो आप सेकेंड हैंड मशीनरी की ओवरहॉलिंग पे अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू एड इट टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इटसेल्फ, यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो करेक्ट आंसर आई होप आपने अब मार्क कर लिया है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Coming to the next one, all of the following are functions of accounting except. तो ये सभी अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं, इनमें से एक को छोड़कर. डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, फॉरकास्टिंग, लेजर पोस्टिंग. देखो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे फंक्शंस हमें होते हैं, बहुत सारे फायदे अकाउंटिंग के हमें मिल जाते हैं. हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख रहे हैं तो डिसीजन ले सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट बना सकते हैं. बट लेजर पोस्टिंग जो है ना, वो अकाउंटिंग का कोई फंक्शन नहीं है. वो अकाउंटिंग का आप कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का एक कंपोनेंट बन जाता है लेजर पोस्टिंग. ये अकाउंटिंग का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है. अकाउंटिंग हमारी मदद नहीं कर रहा लेजर पोस्टिंग में. लेजर पोस्टिंग तो अकाउंटिंग का एक छोटा सा कंपोनेंट यहां पे बन गया, यानी कि बुक कीपिंग का एक कंपोनेंट बन गया. ओके, तो अकाउंटिंग से नहीं जुड़ा हुआ लेजर पोस्टिंग, मतलब फंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ लेजर पोस्टिंग, और आपको ऑड वन आउट यहां पे चूज करना है, तो दैट हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी. तो आई होप ऑप्शन नंबर डी आपने सही मार्क कर लिया है. लेजर पोस्टिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज रेदर अ वर्क ऑफ बुक कीपिंग. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, financial statements only consider. Options are assets expressed in monetary terms, liabilities expressed in monetary terms, assets expressed in non-monetary terms, asset and liabilities expressed in monetary terms. तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि योर बैलेंस शीट एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही है, तो बैलेंस शीट की बात हो रही है. तो एसेट एंड लायबिलिटीज को मॉनेटरी टर्म्स में कंसीडर करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. तो करेक्ट आंसर आप बहुत इजीली यहां पे मार्क कर सकते हैं. करेक्ट आंसर गाइस फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial statement represents the accounting equation assets is equal to liabilities plus owner's equity? Options are income statement, statement of cash flows, balance sheet or none of the above. तो हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन रहता है, इट इज कि हमारे जो एसेट्स हैं दे आर टू बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस योर कैपिटल, एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज, इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है, क्योंकि दिस इक्वेशन इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड इन योर बैलेंस शीट. आपकी बैलेंस शीट में एक साइड आपके एसेट्स आते हैं और एक साइड आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल जो है वो दोनों आ जाता है. तो दैट इज व्हाई दिस बैलेंस शीट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन. तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी मार्क कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस शीट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है. और ये क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं फटाफट से. ए परचेज द कार फॉर ₹5 lakh, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 lakh and signing a ₹4 lakh bill payable due in 60 days. As a result of this transaction, what is going to be your effect on assets and liabilities? तो आपको बताना है जो ट्रांजेक्शन है उसका एसेट्स और लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है. और अगर आपने पीछे वाले सवालों को अच्छे से समझा है तो ये सवाल उसी की एक एप्लीकेशन है और इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और आपके जो आंसर्स कमेंट सेक्शन में आएंगे उसमें मालूम पड़ जाएगा कि आपको कंसेप्ट कितने समझ में आए हैं. And my dear friends, we are also having different courses for upcoming UPSC, EPFO, APFC and EO 2023 examination, and the ultimate aim is your success only. And you can check all the details of these courses on our website, or you can call us or mail us at hello@edutab.co.in. तो आज के लिए इतना ही. Thank you, bye, take care, all the best.